चलो देखो नेक्स्ट अपना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा फटाफट करेंगे अपन, ठीक है? ज्यादा डिस्टेंस ये सब छोटे छोटे इजी टॉपिक है तो थोड़ा फटाफट ही खत्म करेंगे। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो रेस्ट एंड मोशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि एक पार्टिकल कब जो है वो रेस्ट पे रहता है, कब मोशन में रहता है, ठीक है? तो कुछ अभी हम लोग कुछ नई क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना उनके बीच रिलेशन निकाल करके फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। ध्यान से देखते जाना, फटाफट करना अपने को। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो देखो यार, जैसे मान लो हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो रहता है, हो सकता है कि एक आदमी जो है बहुत सारे अलग अलग पाथ से जा सकता है। मान लो एक आदमी इस पाथ पे जा रहा है, एक आदमी इस पाथ पे, कोई भी एक जगह से दूसरे जगह। सपोज अगर आप अपने घर से भी अगर जेनेसिस आ रहे हो तो बहुत सारे अलग अलग पाथ हो सकते हैं। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें क्या बताएगा कि जिस भी पाथ पे आप ट्रेवल करते हो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। जैसे ये हमारा पाथ शो कर रहा है, ठीक है? ये पाथ को ही हम लोग ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पाथ जो होता है उसी को हम लोग एक और नाम लिखते हैं, ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है? अब एक बात देखो, आगे चल के अभी वैसे ट्रैजेक्टरी वर्ड उतना यूज नहीं होगा, ठीक है बेटा? हो जाता है कभी कभी। जैसे मान लो एक काम करना, रिमाइंड करा देना फिर से, ठीक है? मैं देख लूंगा अभी 12 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, देख करके उसी समय तुम्हारा भेज दूंगा, ठीक है? तो चलो यार, मैं बोल रहा हूँ कि पाथ जो रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी भी। तो बेसिकली जो भी अपने पास अगर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो जिस भी पाथ पे वो मूव कर रहा है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है क्या कि लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच बॉडी ट्रेवल्स, जिस भी पाथ पे बॉडी ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है? तो अब अगर एक बात देखो, जैसे मान लिया हमने एक चीज देखा कि एक पार्टिकल जो है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहा है, या फिर ऐसे देख लेते हैं कि ये हमने एक वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है भाई? अब यहां से देखो पॉइंट ए पे इनिशियली पार्टिकल अगर पॉइंट ए पे है और थोड़ी देर बाद पॉइंट बी पे है, वो अगर सपोज ऐसे पाथ पे चल के गया हुआ है, ठीक है? इसे कोई भी एक नॉर्मल इन जनरल पाथ अगर ले रहे हैं, इस पाथ पे अगर चल के गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? तो ये पार्टिकल इस वाले पाथ पे जो गया हुआ है, तो इसकी लेंथ अगर हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, जो भी छोटे छोटे पार्ट जो डिफरेंशियल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था कि अगर कोई भी x का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट dx, l का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट dl, तो ये सभी स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी लेते हैं उसको d ऑफ x, d ऑफ y, d ऑफ z से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मान लो इस पाथ की अगर लेंथ लेनी है हमने, इस पाथ की लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट अगर लिया अपन ने, ठीक है? जैसे मान लो डेल्टा L1 लिया, ठीक है? फिर डेल्टा L2, फिर और छोटा पार्ट लिया डेल्टा L3, तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। उन सब को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वही इस पाथ की लेंथ होगी और वही क्या कहलाएगा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे बेसिकली, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू लिखेंगे डेल्टा एल आई और इसका समेशन आई से लेकर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहां तक, n तक। डेल्टा एल आई और आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके उसको ऐड करेंगे। इसी को एक और तरीका मैंने मान लो कि अगर मान लो ऐसा लिखता हूं कि डी एल और इसका इंटीग्रेशन, ये भी लिख सकते हैं कि अपने पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, तो अगर आपने फाइनाइट डिस्टेंस लेकर के ऐड किया तब तो डेल्टा एल का समेशन ले लो सिग्मा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन साइन के साथ लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसी डी एल आई को, तो वो क्या मिल जाएगा अपने पास, ये टोटल इस पाथ की लेंथ, ठीक है? अब एक बात देखो, ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है, जो भी डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, वो हमने मैग्नीट्यूड लिया। ध्यान रखो, इसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है कि हाँ यार डेल्टा L1 इधर लिया, फिर डेल्टा L2 इधर, फिर डेल्टा L3 इधर। हमने जो भी ये पाथ है उस सब का, या जो इस पाथ की जो लेंथ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसकी लेंथ को ऐड किया है।
और अगर लेंथ को ऐड किया है यानी हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो मीटर। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। देखो दो ही तरह के बेसिकली हमें यही दो यूनिट सिस्टम का यूज करना है। जो भी क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं दोनों यूनिट सिस्टम के यूनिट्स हमें याद रखने हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। ये सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। इसके अलावा बाकी किलोमीटर, मिलीमीटर, फुट, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात देखते हैं कि ये जो अपने पास हमने ये देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसकी पाथ की लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये जो चीज होता है ये कभी कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, अगर सपोज हमने एक मूविंग ऑब्जेक्ट लिया है जो कि पॉइंट ए से अगर बी तक मूव कर रहा है लगातार, चाहे वो भले कोई भी पाथ हो, ये पाथ 1 हो, ये पाथ 2 हो, कोई भी पाथ हो, अगर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो हमेशा जो डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? वो नॉन जीरो वैल्यू आती है। कैसी? डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? नॉन जीरो। किसके लिए? फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो क्या आएगा? नॉन जीरो वैल्यू आएगी। एक और चीज, हमने जो भी डिस्टेंस जब भी अगर हमें कैलकुलेट करना था तो हमने क्या किया? जिस भी पाथ पे वो मूव कर रहा था उसकी लेंथ हमने ऐड की। तो ये सारे अगर लेंथ को हम लोग एक एक करके ऐड करें तो ऑलवेज हमें कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या होगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि यार सभी वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? जो पाथ है उसकी लेंथ को ऐड कर रहे हैं। लेंथ कभी नेगेटिव होगा नहीं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ यार किसी रॉड की लेंथ या किसी पाथ की लेंथ -10 मीटर है, तो कभी नेगेटिव अगर होगा नहीं तो ये हमेशा वैल्यू हमेशा क्या आएगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक और बात, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो नॉन जीरो तो होगा ही, अगर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो हमेशा धीरे धीरे कुछ ना कुछ वो लेंथ कवर करता जाएगा। और कुछ ना कुछ अगर लेंथ कवर करता जाएगा तो डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। किसके लिए? फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक बात देखो, इसकी जो वैल्यू होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, ये किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर बात करें तो हमेशा इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू कहने का मतलब एक बात जरा सोचो यहाँ पे कि जैसे मान लो सपोज एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, इससे इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद भले लौट के भी आए, तो अब एक बात सोचो, वो इस पोजीशन पे वो दो बार रहा, एक बार तो जाते समय और एक बार आते समय। लेकिन फिर भी मान लो ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से चलना शुरू किया, ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात है, और दोबारा जब यहाँ पहुंचा है वो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे पहुंचा है मान लो। तो ये एक चीज देखो कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी डिस्टेंस अपना ये रहेगा, और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड की बात करें तो ये टोटल लेंथ होगा। भले वो इसी पोजीशन पे है लेकिन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी, और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है वो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगी। distance traveled will have a unique value, will have a unique value at a time। किसी भी टाइम पे हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगी, वो दोबारा वो वैल्यू फिर से किसी दूसरे टाइम पे नहीं हो सकती। चाहे वो आदमी फिर से लौट के यहाँ पे आए, फिर से अगर इस दूसरे मान लो ये t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे दोबारा लौट के यहाँ पे आया, लेकिन फिर भी अब t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी। वो t इक्वल्स टू ना तो 10 के बराबर होगा और ना ही t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वाले डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर। तो हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड भले ही पार्टिकल का पोजीशन सेम हो, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी? यूनिक वैल्यू आएगी। चाहे वो 10 हो, थोड़ी देर बाद देखे, या उसके और थोड़ी देर बाद देखे, भले पोजीशन सेम ही हो लेकिन। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते जाते हैं सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके बारे में थोड़ा भी और आएंगे, एक दो चीजें देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चलो ये हमें क्या बताता है कि पार्टिकल के पोजीशन में कितने का चेंज आया। जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल था वो क्या था
कि पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है उसकी लेंथ क्या हो रही है। लेकिन अगर एक बात सोचो, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो ये हमें बताएगा कि पार्टिकल के पोजीशन में कितने का चेंज आया, यानी बेसिकली ये हमें क्या बताएगा कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के जो भी चाहे मूव कर रहा हो या नहीं आ रहा मूव कर रहा हो, तो उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में क्या चेंज आया। तो अब एक बार देखो, जैसे मान लो एक आदमी भले ए से लेकर के बी तक अगर जा रहा है, चाहे वो ऐसे पाथ से जा रहा हो, पाथ 1 ले लिया, लेकिन वो क्या बोलेगा कि इनिशियली मैं इस पॉइंट ए पे था, फाइनली पॉइंट बी पे था। ये इसकी क्या कहलाएगी, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू किसी टाइम पे वो यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट ए कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन, और ये जो पॉइंट बी है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। अब एक बात सोचो कि दूसरा एक आदमी लेते हैं जो कि किसी और पाथ पे जा रहा हो, सपोज वो इधर से इतना चारों तरफ घूम के जा रहा हो, ठीक है, फिर भी वो क्या बोलेगा कि इस पॉइंट टी, इस टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वो पॉइंट ए पे है और t इक्वल्स टू टी पे वो पॉइंट बी पे है। यानी अलग अलग पाथ भले ही हमने ट्रेवल किया, अलग अलग डिस्टेंस भले ही ट्रेवल किया, लेकिन फिर भी हम एक जगह ए से लेकर के फाइनली पॉइंट बी पे ही पहुंचे हुए हैं। यानी हमारा जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ए टू बी की तरफ। हमेशा कोई भी चीज में चेंज देखते हैं तो क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो दोनों के लिए जो पोजीशन में चेंज आएगा वो कितना होगा, तो ए से लेकर के किसकी तरफ, बी की तरफ, और यही जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसको हम क्या लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर ऐसे लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होता है। अगर दो पॉइंट के बीच का हमेशा अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, हम क्या करेंगे, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन किसके, पॉइंट ए एंड बी, दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, कि मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखना, थोड़ा वेक्टर का यूज करके हम लोग देखेंगे इसको। मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए पे है इनिशियली, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा ri वेक्टर। थोड़ी देर बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, इसका पोजीशन वेक्टर rf वेक्टर हुआ। भले वो इस पाथ पे चल रहा है, ये मान लो ऐसे पाथ पे चल के गया हुआ है, ठीक है, एक ही पाथ लेते हैं हम लोग। अब एक बात सोचो कि अगर इसका चेंज इन पोजीशन वेक्टर देखना है, तो मान लो जब यहां से अगर वो इस वाले पॉइंट पे पहुंचा होगा तो पोजीशन में चेंज ये वाला, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा L1 वेक्टर। फिर यहां से जब इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ये रहा, डेल्टा L2 वेक्टर। फिर ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे और फाइनली वो यहाँ पे पहुंचा हुआ रहेगा, ठीक है। एक और वेक्टर ले लेते हैं, चलो यहाँ से जब यहाँ पहुंचा तो ये कितना आएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो डेल्टा L3 वेक्टर आएगा। अब इसके बाद अगर हमें फाइनल चेंज इन पोजीशन वेक्टर देखना हो, ये हमने एक एक करके लिया कि मान लो ए से सी पे पहुंचा, सी से डी, डी से ई, फिर उसके बाद बी तक पहुंचा, ठीक है। तो अगर हमें फाइनल पोजीशन चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, इन सब का रिजल्टेंट लेंगे। और आपको पॉलीगन लॉ के हिसाब से क्या बताता है, पॉलीगन लॉ आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि मान लो दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो तो सबका एक के सर के ऊपर दूसरे का पैर रखते जाओ, और जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के हेड टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ होगा, और यही इन सब का रिजल्टेंट होगा। क्या ये चीज आपको याद है, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या ये चीज क्लियर है, चूंकि इसी से अपना समझ आएगा कि हाँ यार ये कैसे आया। अगर मान लो 3-4 वेक्टर अपने पास है, उनका अगर रिजल्टेंट निकालना रहता है, क्या करते हैं, सबके एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखो और पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करो। तो अपन यही काम करते हैं यार, सबका रिजल्टेंट निकालना है। तो चलो भाई, ये एक वेक्टर, एक दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं। इन सब का रिजल्टेंट जो मिलेगा वही हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करो, तो ये रहा पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ, यही हमारा क्या कहलाएगा, इसको डेल्टा आर वेक्टर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है।
ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहां से मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, तो इन सारे वेक्टर का समेशन यानी सिग्मा डेल्टा एल आई वेक्टर। अच्छा पहले ऐसे लिख लेते हैं कि डेल्टा एल वन वेक्टर प्लस डेल्टा एल टू वेक्टर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो सिग्मा डेल्टा एल आई वेक्टर का समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके चाहो तो n तक लिख लो, यही हमारा क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर। थोड़ा इसको और लिखिए, मान लो अगर बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर में अगर मैंने इसको ऐड किया, ये डिवाइड किया, तो क्या करूंगा मैं, ये क्या लिखूंगा, डी एल आई वेक्टर का इंटीग्रेशन। यहाँ देखो उस वाले केस में डिस्टेंस में को कैसे लिखा था मैंने, डी एल वेक्टर, डी एल आई का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेट किया था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो भी छोटे छोटे वेक्टर हैं उनका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से देखो, अगर सपोज ये बहुत छोटा छोटा अगर वेक्टर ले तो ये हमारा डी एल वन वेक्टर, फिर ऐसे यहाँ से जस्ट उसके पास वाला पॉइंट ले तो डी एल टू वेक्टर, उसको भी आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, यही इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आई वेक्टर। और वो किस क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट क्या देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। एक और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, इसमें अगर ट्राइंगल रूल अप्लाई करें तो ये मान लो पॉइंट ओ ए बी अगर ट्राइंगल की बात करें तो देखो यार, इसके हेड के ऊपर इसका टेल है और इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन किया है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ये चीज लिख सकते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर, यहां से देखो R1 और डेल्टा आर वेक्टर, R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर जो होगा वो आर एफ वेक्टर, इसको मैं आर आई लिख रहा हूं। क्या ये चीज समझ आया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आर आई प्लस डेल्टा आर इक्वल टू आर एफ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। क्या ये चीज क्लियर है आपको, हाँ है ना, आर आई प्लस डेल्टा आर इक्वल टू आर एफ वेक्टर, ये क्लियर है, ये कैसे लिखा, हाँ है ना, ये बताओ। तो एक बार देखो यहां से मैं डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर जो आएगा वो किसके बराबर, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। आर आई हमारा क्या है, तो आर आई वेक्टर जो है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। मैंने बताया था कि पॉइंट ए जो है वो हमारा इनिशियल पोजीशन है, तो ये क्या आएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और आर एफ जो आएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और आर एफ जो आएगा वो क्या होगा हमारा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, डेल्टा आर हमें निकल गया। ये कैसी क्वांटिटी, तो देखो यार सारे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, डेल्टा एल वन, यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा आर वेक्टर आर आई और डेल्टा आर इन दोनों का रिजल्टेंट आर एफ है, तो क्या लिखूंगा, आर आई प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू आर एफ। डेल्टा आर इक्वल्स टू कितना, आर एफ माइनस आर आई। आर आई क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर एफ फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब एक बात देखो, ये कैसी क्वांटिटी, तो हमने एक चीज देखो, सबका वेक्टर एडिशन किया है, जो भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है सबका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो फाइनली हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। जहां तक इसके एसआई यूनिट की बात करोगे तो जो डिस्टेंस का होता है वही होता है मीटर। सीजीएस की बात करोगे क्या मिलेगा, सेंटीमीटर। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, किलोमीटर, मिलीमीटर, फुट, जो भी यूज करना हो कर सकते हो। ठीक है। अब एक बात देखो, इसका डायरेक्शन की बात जब भी हो तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। देखो डेल्टा आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है और कहां से कहां की तरफ है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। किधर से किधर, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ये डायरेक्शन हमें हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन जो होगा वो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू किसकी तरफ, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या ये चीज क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट। ये सब छोटे छोटे टॉपिक से फटाफट करते जाते हैं अपन, क्या ये क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं अपने पास, ये देखे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, यहाँ से देखो, मान लो एक आदमी यहाँ से शुरू किया x इक्वल्स टू जीरो। मैंने बताया था कि जब भी अगर कोई भी पॉइंट जहाँ से
हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वहां पे जनरली x इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 0। x इक्वल्स टू 0 से अगर पार्टिकल x इक्वल्स टू 5 तक गया तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ, इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, ये क्या आया, पॉजिटिव। मान लो वो आदमी इधर की तरफ लौट के आ गया तो यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, ये अभी भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये अगर मान लो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया x इक्वल्स टू 0 से और यहीं पे लौट के आ गया, ये लो भाई यहीं तक आ गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, यानी डिस्प्लेसमेंट 0। इससे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इनिशियल ये, फाइनल ये, डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन में, यानी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, एक बात और, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो इंक्रीज भी हो सकता है टाइम के साथ और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मान लो पार्टिकल यहाँ से x इक्वल्स टू 0 से ये इधर की तरफ लगातार मूव करते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज होगा। जैसे ही उसने अपना पाथ, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक और पॉइंट, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये हमें वेक्टर क्वांटिटी का जब भी अगर साइन आएगा वो हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन की बात बताएगा। साइन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा साइन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, डायरेक्शन की बात करता है। किसकी, डायरेक्शन की। ये जैसे मान लो मैंने ये एक बात बताई कि मान लो एक आदमी x इक्वल्स टू 0 से इधर की तरफ 5 सेंटीमीटर गया, यहां से इधर x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अगर मान लो यहां से वो एक आदमी, दूसरा आदमी इधर की तरफ x इक्वल्स टू -5 की तरफ गया, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट -5, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट +5, दोनों में +-5 जो आया वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, यानी एक आदमी यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो तीन बातें मैंने यहाँ पे बताई कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो सकता है इंक्रीज भी हो, डिक्रीज भी हो सकता है, और 0 तो मैंने बता ही दिया है। तीसरी बात, जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है वो हमें किस चीज को बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की बात बताएगा। क्या यहाँ तक क्लियर, फटाफट बोलो हाँ या ना। देखो एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक है, फटाफट निकालेंगे इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर अपन ज्यादा ध्यान देंगे, एक बार बस ओवरव्यू देखते जा रहे हैं। जिसको नहीं समझ आया वहीं पे बता देना भाई, रिपीट कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक बार देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर थोड़ा देखें तो जब तक अगर जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, कब तक, जब तक पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो। If particle doesn't change its direction of motion, particle doesn't change, ध्यान से सुनना इस चीज को, change its direction of motion, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसी के लिए मैं ये पढ़ाया जा रहा है आपको। Its direction of motion, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम। जैसे मान लो ये एक आदमी यहां से शुरू किया, जीवन भर इधर की तरफ चलते जा रहा है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन जैसे ही वो लौट के आना शुरू होगा दोनों अलग हो जाएगा। मान लो पार्टिकल यहां से इधर तक गया, यहां से यहां तक जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, लेकिन जैसे ही इसने एक इधर की तरफ टर्न लिया, अब डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग। तो जब भी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए एक बार भी, वैसे ही क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो, यानी हम एक बार देख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या ये चीज बताओ, क्लियर, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फटाफट बोलो, आगे बढ़े स्पीड के बारे में। ये चीज क्लियर, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यार ये तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के बराबर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्पीड के बारे में बात करते हैं। देखो स्पीड से पहले मैंने दोनों चीजें पढ़ा रखी है, स्पीड वेलोसिटी से पहले, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो
अब जो स्पीड जो आएगा, स्पीड हमें किसके बारे में बताएगा कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी अगर किसी भी क्वांटिटी का रेट आप निकालोगे तो किसके, हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हो। यहाँ पे हम जो रेट निकालते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कैसे निकालना अपने को, ये बताया था मैंने कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो, मान लो ये स्पीड जो आएगा, तो पहले तो देख लो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा अपॉन कितना, जो टोटल टाइम। ध्यान रखना ये जो टाइम की बात हम लोग लिख रहे हैं वो सब क्या है, हमेशा एक टाइम इंटरवल ही आता है। पूरे चैप्टर में जो भी टाइम अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो ये हमेशा क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा, हमेशा क्या होगा, टाइम इंटरवल। इसका अगर ऐसा यूनिट देखे, ऐसा यूनिट अगर देखे तो क्या आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात करें सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा बाकी यूज कुछ भी कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर सेकेंड, जो भी यूज करना हो कर सकते हो। ठीक है, ये स्पीड आया। अब एक बात देखो, मान लो एक आदमी, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पहले ये क्या बताएगा और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज ध्यान से देखो। जैसे मान लो अगर कोई भी आदमी एक पॉइंट ए से लेकर के बी तक जा रहा है, ठीक है, कोई भी पाथ पे जा रहा हो, चाहे ऐसे घूम घाम करके या ऐसे जा रहा हो, तो या सोचो अगर मान लो आप अपने घर से दिल्ली वगैरह जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक बाइक को सेट कर दिए कि यार 40 मीटर पर सेकंड से ही चलना है या 45 मीटर पर सेकंड से चलना है और आप उसी से लगातार चलते जाते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मान लो आप 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो जो इस पाथ पे जा करके, ठीक है। अब यहां से देखो, हो सकता है इसके बीच में कभी आपकी स्पीड 60 रही होगी, हो सकता है 40, कभी 30, कभी 100 भी रही होगी। आप अगर मान लो 10 घंटे में आप ये 400 किलोमीटर का रास्ता सफर किए, ये तय कर लिया आपने, तो देखो अलग अलग रफ्तार तो आपकी बीच बीच में क्या है, अलग अलग है। जैसा सिचुएशन मिलता गया उसके हिसाब से रफ्तार है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा कि यार एक बात बताओ, 400 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर तुम चल के आए 10 घंटे में, यानी ये क्या बताएगा कि एक आदमी अगर 40 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से चले तो भी वो आदमी 10 घंटे में ही ये 400 किलोमीटर का सफर तय करेगा, हाँ या ना। अगर एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट रफ्तार से अगर जाए तो भी वो आदमी ये सफर 10 घंटे में ही तय करेगा। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर आया यही हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड एक तरह से है क्या, वो कांस्टेंट स्पीड जिससे अगर एक आदमी चल रहा है तो वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल करे। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना। ये इसका मतलब समझ आया पहले, फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब समझ आया आपको। जैसे मान लो एक कभी क्रिकेटर का ऑन एन एवरेज भी निकाला जाता है ना कि उसका एवरेज कितना होता है। जैसे मान लो किसी का 48 होता है, किसी का 49 होता है, किसी का 90 होता है। तो ये क्या बताता है कि अगर उस आदमी ने, उस क्रिकेटर ने हर एक मैच में अगर इतने ही रन मारे होते तो भी उसके पास टोटल इतने ही रन होते जितने आज हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसने हर मैच में इतने ही रन मारे हो, कि एग्जैक्ट इतने ही रन पे आउट हुआ। लेकिन ये क्या होगा कि वो कांस्टेंट रन जिससे जो हर मैच में अगर लिया मारा होता तो भी आज उसके पास उतने ही रन होते। तो चलो यार ये एवरेज स्पीड डिफाइन कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज देखो। मान लो एक आदमी, सोचो ये पॉइंट ए से, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ए से लेकर के कहां तक गया हुआ, बी तक। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब ये पार्टिकल ये भले यहां से चल के इस वाले रास्ते से आया हुआ, ये कब की बात है, t इक्वल्स टू 0 पे, और ये कब की बात है, t इक्वल्स टू डेल्टा टी पे। अब हम बात करने वाले हैं रेट की, तो ऑब्वियसली रेट क्या बताएगा अपने को,
कि टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो भी हमें कंसिडर करना होगा। तो देखो मान लो ये टोटल कितना दूर चला है, डेल्टा एल। कितना दूर चला है, डेल्टा एल। ये जो पाथ लेंथ है वो कितना है, डेल्टा एल। ये टाइम कितना लिया इस यहां से यहां तक आने में, डेल्टा टी। तो जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड वो किसके बराबर, तो कितना होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना आएगा, टोटल टाइम टेकन। कितना आएगा, टोटल टाइम टेकन। अब एक बात देखो यहाँ से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना, तो चलो यार कितना डिस्टेंस चल के आया ये, डेल्टा एल। कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। यही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड, या इसको एस से डिनोट कर लो, एस एवरेज। एवरेज स्पीड किसके बराबर, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी की बात करेंगे अपन, ठीक है। ये एक और चीज देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें क्या बताएगा, कि मैंने बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट आप निकाल रहे हो, Q1 का रेट Q2 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बताता है, इसमें यूनिटी का चेंज आया तो इसमें कितने का चेंज आया। यानी एक बात सोचो, अगर मान लो अगर किसी की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है कि वो आदमी अगर टाइम का अगर एक सेकेंड में कितना दूर चल रहा है, 20 मीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब भी यही होता है कि यूनिट टाइम में, अब वो टाइम हो सकता है 1 साल हो, 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 1 घंटा हो, ठीक है। तो यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी भी ऐसा यूनिट वगैरह देखे तो मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट देखे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो स्पीड की होती है वही एवरेज स्पीड की। इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, एक बात हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अगर देखें तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो सपोज आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, किसी भी, जैसे मान लो कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, सडनली आपने अपने स्पीडोमीटर पे एक बार नजर डाला, उस समय वो आपकी रफ्तार कितनी शो कर रहा है, मान लो 120 किलोमीटर पर आवर। वो जो स्पीडोमीटर है वो कितना शो कर रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर। वो 120 किलोमीटर पर आवर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की रफ्तार है, कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी रफ्तार से जा रहे थे। तो ये जो 120 किलोमीटर पर आवर आया है, ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी ये बेसिकली हमें क्या बताता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे। जैसे मान लो 12:10 की बात हुई या 12:20 की बात हुई, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी हुई, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो क्या ये हमारा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो क्या ये हमारा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, हाँ या ना। मैंने बताया था कि अगर ये बहुत छोटा तो ये भी बहुत छोटा। तो उस केस में देखो कि मान लो ये डेल्टा टी जो है वो कितना है, टेंडिंग टू जीरो। तो सपोज अगर किसी भी टाइम टी पे अगर वो यहाँ पे है, ठीक है, और जस्ट डेल्टा टी टाइम, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, तो क्या ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो भी बहुत छोटा, यानी वो कितना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो इसको क्या लिखोगे, डी टी। और डेल्टा एल टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या उसमें बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी एल। कितना, डी एल। तो फाइनली जो हमारे पास जो आएगा एस एवरेज में ही अगर लगाए यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो है, उसको क्या लिखेंगे, डी टी। ये भी को बहुत छोटा तो क्या लिखेंगे, डी एल। तो कितना आएगा, डी एल अपॉन डी टी। यही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। यूनिट वगैरह की बात करें फिर से, जो भी सारा है उसका यूनिट वही इसका भी यूनिट होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने पास देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपना स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर, तो स्पीड भी कैसी। तो जो भी सारी स्पीड हमने कैलकुलेट की सब कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्या ये क्लियर हुआ यहाँ तक, फटाफट बोलो हाँ या ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, ये स्पीड के बारे में हमने देख लिया, फटाफट बोलो जल्दी से। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं किसके बारे में, एवरेज सॉरी वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी।
अब एक बात देखो, जो वेलोसिटी के बारे में अगर देखें तो वेलोसिटी हमारा क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हम डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के रेट की बात करेंगे, तो ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से अगर देखें, जैसे मान लो अपने पास अगर हम लोग देख रहे हैं, ये वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, तो देख लेते हैं कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन कितना आएगा, तो टोटल टाइम टेकन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो टाइम हम लोग ले रहे हैं वो हमारा क्या है, टाइम इंटरवल। ये हमारा क्या है, टाइम इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहां से देखिए इसकी एसआई यूनिट। अब एक बार देखो, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये स्केलर, तो फाइनली ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहां से अगर देखें इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट फिर से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, सीजीएस की बात करें सेंटीमीटर पर सेकंड, बाकी उसके अलावा कोई भी यूज कर सकते हो। एक चीज और जिनको अगर नहीं पता वो ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5/18, और उसके उल्टे वाले के लिए मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। आप कभी कभी यूज हो जाता है, जिनको नहीं पता वो लिख लेना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, क्लियर यहाँ तक वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। एक बात देखो, ये हमने बात किया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में कितने का चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में, ये बताएगा हमारी वेलोसिटी। समझना इस चीज को जरा, मान लो एक पॉइंट ए से लेकर के बी तक गया यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो, इससे थोड़ा फील आ जाएगा कि हाँ यार ये पिछले वाले और इसमें क्या अंतर है। मान लो ए से बी तक एक आदमी ऐसे जा रहा है और दूसरा आदमी ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई, ए से बी तक एक आदमी इस वाले पाथ पे जा रहा है और दूसरा आदमी इस वाले पाथ पे। सोचो कि डिस्प्लेसमेंट जो आएगा हमारा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो यही होगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ठीक है। अब एक बात सोचो, इस आदमी को यहां से लेकर के यहां तक अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखे तो ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, यही आएगा। यहां से लेके जब यहां तक अगर जाएगा, ये जो चेंज लाना हो पोजीशन में, यानी इतना डिस्प्लेस होना हो पार्टिकल को, तो उसके लिए सोचो इस वाले पार्टिकल को इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इस वाले पार्टिकल को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि पार्टिकल भले इस पाथ पे जा रहा हो या इस पाथ पे जा रहा हो, हमें क्या बताएगा कि पार्टिकल के पोजीशन में कितने का चेंज हुआ है, किस रेट से चेंज हो रहा है। मान लो ये बोलेंगे सपोज अगर 10 सेकंड में, दोनों सेम रफ्तार से जा रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये इस रास्ते पे जा रहा है, ये इस रास्ते पे जा रहा है, 1 सेकंड के बाद ये इतना दूर पहुंचेगा और ये 1 सेकंड के बाद मान लो ये कहीं इतना दूर पहुंचेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग, हाँ या ना ये बताओ। ये भले 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे पाथ पे जा रहे हो, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से इस पाथ पे जा रहा हो, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग या सेम, दोनों की वेलोसिटी अलग या सेम, हाँ या ना ये बताओ। ये इसके पोजीशन 1 सेकंड बाद यहां से वो इतना पोजीशन में चेंज आएगा, इसमें 1 सेकंड में यहां से बस इतना ही चेंज आएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग, टाइम तो हम सेम ले ही रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग। तो बेसिकली हमें बताता है कि पार्टिकल जो है 1 सेकंड में उसकी पोजीशन में कितने का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा, वेलोसिटी। अब आते हैं हम बात करते हैं किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखें, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंचा, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये डेल्टा R1, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा R1, RI लिख रहे हैं इसको इनिशियल, ये हमारा RF, ये हमारा कौन सा फाइनल पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल अगर भले इस पाथ पे गया हुआ है, हमें पता है उसका डिस्प्लेसमेंट, ये ए पॉइंट पे वो t=0 पे है, ये t=डेल्टा t टाइम पे, ठीक है। पार्टिकल यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा जिसका नाम हमने डेल्टा R दे रखा है।
पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन सा, डेल्टा आर। टी इक्वल टू 0 से कहां तक गया, डेल्टा टी। तो जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी वो किसके बराबर, तो वी एवरेज वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो डेल्टा आर वेक्टर कैसे डिफाइन किया था अपन ने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टोटल टाइम। डेल्टा आर वेक्टर अपॉन कितना, डेल्टा टी, क्योंकि ये पूरे टाइम इंटरवल डेल्टा टी की बात कर रहा है, वो कितना है, टी से 0 से लेके डेल्टा टी टाइम में पहुंचा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में है, डेल्टा टी टाइम में। तो कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा आर अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी। अब एक बात समझो यहाँ पे, मान लो अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ये है तो वेक्टर क्वांटिटी यार, डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो क्या होगा, रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, किसकी तरफ होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। यानी एक बात देखो, हम वो कांस्टेंट स्पीड निकालना चाहते हैं, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, जिससे कि आदमी अगर इसी पाथ पे अगर मूव करे, आदमी इसी पाथ पे अगर मूव करे, इस पाथ पे, तो उस केस में इस पाथ पे किस कांस्टेंट रफ्तार से मूव करे कि वो इसी टाइम में वो यहाँ ए से लेके बी तक पहुंच जाए। ठीक है, समझ आया। पहले आदमी यहां से देखो, पहले अब एवरेज स्पीड निकाल रहे होते तो वो इस पाथ पे चल के पहुंचता है उतने टाइम में, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताएगा कि किस कांस्टेंट रफ्तार से चले कि वो ए से लेके बी तक पहुंच जाए, और किस डायरेक्शन में चले, तो यहां से लेके इस डायरेक्शन में चलना चाहिए उसको, यहां से लेके इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, किस कांस्टेंट रफ्तार से, ताकि वो सेम टाइम में यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, ये हमें कौन बताएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब जरा ऐसे सोचो कि मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा। जैसे एक बात देखो कि हमने जैसे मान लो किसी भी पाथ पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं अपने पास, सडनली हमने क्या देखा कि किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे हमने जो स्पीड देखी, मान लो अपन हो गया 40 मीटर पर सेकेंड या 120 किलोमीटर पर आवर, और हमने अगर उसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया 120 किलोमीटर पर आवर, मैं बोल दूं डायरेक्शन के साथ, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अगर बोल दूं, तो ये जो 120 किलोमीटर पर आवर अगर मैंने नॉर्थ बोल दिया कि यार पता है मैं 10:20 पे 120 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर मैंने केवल 120 किलोमीटर पर आवर अगर बोला, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। और अगर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन साथ में बोल दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखो, ये हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक तरह से क्या हो गया कि स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट विथ डायरेक्शन, इंस्टेंट विथ डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन के साथ किसी पार्टिकल की स्पीड बता दी, तो वही हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और चीज ध्यान रखना कि हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब ऑब्वियसली जैसे मान लो किसी भी टाइम टी पे मैं अगर मान लो 120 से जा रहा हूँ, तो उस समय वेलोसिटी भी वही होगी और स्पीड भी वही रहेगी। अगर डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वेलोसिटी, नहीं किया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब एक बात और जरा सोचो, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो होगा डेल्टा टी जो होगा वो टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। और यहां से हम बात करें तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी टी। और डेल्टा आर वेक्टर भी जो होगा वो भी टेंडिंग टू जीरो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डी आर वेक्टर। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन कितना, डी टी।
v वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, dr वेक्टर अपॉन कितना, dt। यानी एक और बात देखो एक तो हमें आ गया v वेक्टर इक्वल्स टू कितना, dr वेक्टर अपॉन dt, और ये जो dr वेक्टर बाई dt है, ठीक है, dr वेक्टर बाई dt, वो हमें क्या बताएगा कि स्लोप ऑफ यहां से मैंने बताया था कि dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ yx कर्व। तो ये dr बाई dt क्या होगा, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी, और वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी अगर मान लो हमें किसी ने अगर कर्व दे रखा हो, अगर हमें किसी ने डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व अगर ऐसा दे रखा हो, ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये हमारा किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व अगर दिया हुआ है, अगर हमने क्या किया कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, तो ये लो भाई, यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां से ये देख लो कितना एंगल बना रहा है, θ1। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो होगा वो किसके बराबर, tan θ1 के बराबर होगा। और ये हमारी कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी पार्टिकल पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी हुई वो हमारी वेलोसिटी कौन सी होगी, तो tan θ1 के बराबर। किसी ने पॉइंट बी पे पूछा, फिर से क्या करेंगे, ये लो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां से देखो ये मान लो θ2 एंगल बना रहा है, यानी वी बी इक्वल्स टू किसके बराबर, tan θ2, और यही हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट बी। किसी ने पॉइंट सी पे पूछा, ये लो भाई टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा की वैल्यू कितना, 0, तो यहाँ से पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी सी इक्वल्स टू, तो tan 0 कितना, 0, तो यहाँ से वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या होगा, 0 के बराबर। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, सीधे सीधे तो जो भी अपने पास ये टेंजेंट ड्रॉ करो कर्व के ऊपर, स्लोप निकाल लो। ज्यादा हुआ, चलो क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना, ये चीजें सब ध्यान रखना, आगे चल के काफी काम आएगा बेटा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो ये वेलोसिटी क्या होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो भी। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो किस चीज के लिए है, डायरेक्शन के लिए, जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। आप किसी की स्पीड -30 मीटर पर सेकेंड आप किसी की स्पीड नहीं बोल सकते हो। मान लो मैंने बोला स्पीड इक्वल्स टू -30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा गलत होगा। अगर मैंने बोला वेलोसिटी इक्वल्स टू -30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन किसकी बात करता है, वो डायरेक्शन की। और नेगेटिव पॉजिटिव अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो यार डायरेक्शन तो वेलोसिटी के पास होता है, ना कि स्पीड के पास। तो वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, सॉरी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर बात करें तो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, बट एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हो सकता है। कैसे, मान लो आप यहां से चलना शुरू किए ए से, थोड़ी देर बाद यहीं पे आ गए, लो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन एवरेज स्पीड अभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये लो भाई, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कैसे, तो मैं स्पीड को लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। फिर से यही क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, टाइम से टाइम कैंसिल आउट। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्लियर, फटाफट बोलो।
अब एक बात देखो, अब कुछ ऐसे सवाल आएंगे, जैसे मान लो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें से आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तरीका बस यही है कि कभी कभी जल्दी करने के लिए थोड़ा सा वो यूज कर सकते हैं। एक केस में रहेगा केस फर्स्ट, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट देख लो कि जैसे मान लो जो स्पीड जो होगी, ठीक है, जो एवरेज स्पीड, एक ही जो एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। किसके? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। कब? जब पार्टिकल जो हो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाए। कैसे पाथ पे जाए? स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाए, यानी एक तरह से डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? सेम। यहाँ पे ये कब सेम होगा? इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज। ध्यान रखना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा कब? जब अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो। जैसे मान लो मैं इधर ही चलता जा रहा हूँ x इक्वल टू 0 या कहीं से एक ही डायरेक्शन में, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वही हमारी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी भी होगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से इधर की तरफ डायरेक्शन चेंज किया, एवरेज स्पीड अलग, एवरेज वेलोसिटी अलग। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? फटाफट बोलो। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा एक्सेलरेशन पढ़ के इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे अपन।